रिमोट रिमोट एसी का है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सर। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है द्वैत एजुकेशन में। तो जितने विद्यार्थी हमारे साथ बने हैं एक बार सभी बता देंगे मेरी आवाज आ रही है? चलिए, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ओके सुपर्ब। एक बार सभी बच्चे मुझे कंफर्म कर देंगे एवरीथिंग इज ओके फाइन। और सेशन को फटाफट आप सभी शेयर भी कर दीजिएगा अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप में, अपने यारों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, ठीक है ना। तो चलिए सभी के सभी जो हैं वो कर दीजिए शेयर। और एक दुखद घटना कल बिलासपुर से सामने आई है। आप सभी को पता होगा, एक पैसेंजर ट्रेन थी, शायद कोरबा से आ रही थी बिलासपुर के लिए, और गतौरा करके एक स्टेशन था। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा। वैसे भी आप बहुत सारे लोगों ने अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा, और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। सवाल आपको करना चाहिए, उस ट्रेन में यदि आप होते तो क्या होता, क्योंकि बंदे नहीं है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो ओवरलोड हो रहा है और हम हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। तो ये समझना होगा कि रेलवे को, प्रशासन को, कि हमको रिक्रूटमेंट चाहिए भाई रेलवेज में और सभी जगह पे। इवन शिक्षकों की भर्ती हो नहीं रही है, तुम इंजीनियर्स की भर्ती ले नहीं रहे हो। आपने देखा AEJ का कोई पोस्ट ही नहीं आ रहा है, तो कैसे चलेगा भाई? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आप दीजिए, जॉब दीजिए। आप 8 पे कमीशन मत लाइए, 7 पे ही रखिए, लेकिन दीजिए ना। ये क्या तरीका हुआ कि आपने 8 पे कमीशन ला दिया, 20,000 को 50,000 कर दिया, 50 को 1 लाख कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोस्ट तो लाइए जनाब। क्या बोलते हो, सहमत हो कि नहीं मेरे बात से? कितने लोग एग्री भैया बता देना, है ना। और आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा भाई, यू आर क्रिटिसाइजिंग। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे ऐसे ही चलता रहेगा। प्रश्न पूछना मतलब आजकल एक नया एक वो हो चुका है कि अच्छा आप प्रश्न पूछते मतलब आप इसके, अरे कोई खिलाफ नहीं भाई, हम अपने लिए पूछ रहे हैं। जब पेट पे आती है ना, जब इस पर आती है, फिर सारी चीजें साइड रह जाती हैं। देश दुनिया धर्म की चिंता तब रहती है जब पेट भरा रहता है। जब पेट जब तक नहीं भरेगा ना, फिर फालतू है सारी चीजें, ठीक है। चले तो शुरुआत करते हैं सेशन की। एक बार सभी बच्चे जो है वो फटाफट लाइक शेयर करिएगा यार। शेयर आप लोग करते नहीं हो ना, मैं बार बार आप लोग को ये चीज़ बोलता हूँ। मैं अच्छी चीज़ें शेयर होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें शेयर होनी चाहिए, क्लियर। चलिए चलते तो पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। बिफोर दैट एक महत्वपूर्ण सूचना, जानकारी। बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि सर हम पढ़ तो हैं लेकिन हमारा जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ इस पटवारी के कोर्स में या स्मार्ट कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलेंगी। जिनको सिर्फ CGGS पढ़ना है वो आप इसको ले सकते हैं, ये रिकॉर्डेड है। मंडी निरीक्षक की तैयारी करनी है तो आप ये ले सकते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस है, कोई खास है नहीं। जिसको लाइव पढ़ना है, जिसमें प्रीलिम्स होगा, SI होगा, CMO जब होगा तब देखा जाएगा, वैसे उम्मीद है कि प्रीलिम्स के साथ जाएगा, तो इन दोनों के लिए भी आप 199 के लाइव कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज से एनवायरनमेंट की क्लासेस शुरू हो गई है मेरी लाइव क्लास में, ठीक है। और वहीं ऑफलाइन क्लासेस, तो ऑफलाइन भी मेरी शुरू हो गई है, जिसमें से आज से ज्योग्राफी मेरी शुरू हो रही है। तो जिनको लाइव पढ़ना है और ऑफलाइन पढ़ना है तो वो भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ GS लाइव पढ़ना है तो ये 999 पे है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, यानी कि पहला प्रश्न है। ये जो मैंने कल होमवर्क दिया था, बहुत कम बच्चों ने वहां पर रिप्लाई किया था। तो ये बात यहीं से समझ आ जाता है ना कि आप लोग जब सेशन एंड होता है तो इतने सारे लोग रहते हो और आपसे कहा जाता है कि कमेंट करे करके। जाके देखता हूँ कमेंट बॉक्स में तो 3 या 4 लोग के बस कमेंट आते हैं। इसका मतलब आप मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन किसी दिन तो लेंगे, मैं रोज बोलूंगा, मैं रोज बोलूंगा, और बेशरम की तरह आप रोज सुनोगे, लेकिन आप करोगे नहीं। तो जिस दिन करोगे उस दिन लगना कि हाँ हमने आज कमेंट किया है आपके प्रश्न का। खैर आप यहां पर आंसर दीजिएगा। प्रश्न है, रेड सॉइल अपीयर्स इन रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका जो कलर है वो क्या होता है आपका? हाँ अमन आपने किया था बेटा, मैंने देखा था जी, आपने किया था, मैंने देखा, गुड यस। एक और बच्चे ने किया था, 2-3 लोगों ने किया था, मैंने देखा। इसमें फास्फोरस और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलो यार बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन? आइए समझते हैं।
लाल मिट्टी की बात कर रहा है। एक्चुअली लाल और पीली मिट्टी दोनों ऑलमोस्ट वही होती है, तो लाल मिट्टी की यहाँ पर बात कर रहा है। ये बिल्कुल सही है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, आपका लाल आपको देखने को मिलता है। इसमें फास्फोरस और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता भाई, प्रचुर मात्रा में कैसे हो सकता है। ह्यूमस तो इवन आपको मतलब बहुत कम मिट्टियां होती है जहां पर आपको देखने को मिलती है, तो ह्यूमस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। और बहुत सारे जो तत्व होते हैं, तत्व यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं मैक्रो और माइक्रो, तो यहाँ पर भी बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये मिट्टी जो रहती है उपजाऊ नहीं होती। ये ज्यादातर मोटे अनाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ में भी तो है सबसे ज्यादा, तो बता दो छत्तीसगढ़ का सिर्फ सेंटर रीजन है जहां पर धान की खेती होती है। जो उत्तर और दक्षिण है वो पूरा पठारी है, धान की खेती उतनी खास नहीं होती। जितनी मुख्य धान की खेती होनी है वो मैदानी क्षेत्रों में होती है, जहां पर मुख्यतः कछार टाइप की मिट्टियां पाई जाती है। कछार बोले तो सर जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है जहां पर, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखिएगा तो ह्यूमस वगैरह की मात्रा इसमें नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे कि ए सही है और आर तुम्हारा गलत है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है सर गलत है ना, ए क्यों गलत होगा। हम्म हाँ इसीलिए तो बताया ना, स्टार्टिंग में बोल दिया एक्चुअली लाल और पीली दोनों की बात कर रहा है ये, वही बोल रहा हूँ एक साथ है ये, भले इसने बस लाल लिखा जरूर है बट ये मिक्स है। स्टार्टिंग में बोला था ना मैंने, वो लाल पीला आप उसको एज्यूम करके चलिएगा, सिर्फ लाल नहीं है, लाल और पीला एज्यूम करके चलिएगा उसको। हाँ ठीक है, वही बोल रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में बोला था जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, तो सिर्फ लाल नहीं है, लाल और पीला दोनों लेके चलना है। इसीलिए आपको यहाँ, क्योंकि देखो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिया है क्या, अच्छा ए सी दिया जरूर है, लेकिन एज्यूम आपको यही करना है। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया होगा उसके टाइपिंग करने में, लाल और पीला दोनों हमको लेके चलना है, ठीक है। हाँ मैं समझ गया, नहीं मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैंने पहले ही बोला था कि इसको लाल और पीला दोनों को एज्यूम लेके चलना है। प्योर रेड अपने को नहीं पढ़ना होता, क्योंकि प्योर रेड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे मिलता नहीं, हम उसको लाल और पीला दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। तो लाल और पीला अपने को दोनों लेके चलना है। और एक्चुअली जल योजन होता है, जल योजन का मतलब वाटर जब उसमें आ जाता है तब उनके कलर में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप उसको लाल और पीला कंसिडर करके चलिएगा, ठीक। हाँ अगला प्रश्न है धूम कोहरा आंख में जलन और पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कौन सा, मतलब कौन सा यहाँ पर केमिकल है पूछना चाह रहा है। जो आपका स्मॉग होता है, ठीक, वो क्या है एक्चुअली, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो सल्फर डाइऑक्साइड है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। जो आंखों में बहुत ज्यादा जलन पैदा करता है और हमको जब हम देखते हैं तो हमारे आंखों को बहुत ज्यादा वो इचिंग करता है। तो एक्चुअली क्या चीज है कहना चाह रहा है, ठीक। तो ये जनरली आपने देखा होगा स्पेशली ठंड के दिनों में आपको देखने को मिलता है, जिसको आप लोग बोलते हो स्मॉग या फिर फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये जो स्मॉग है वो दो चीज से मिलकर बना है बेटा, याद रखना किससे किससे, एक आपका हो जाता है स्मोक और एक हो जाता है आपका फॉग। ये वो वाला फॉग नहीं है जो आजकल आता है ना, ऐसे ऐड आएगा क्या लगाया तूने, मतलब खींच के एक रापड़ दो टाइप का लगता है भाई, इतने ही तो जाके दुकान से ले ले और सूंघ ले ऐसा। मतलब ये जो जितने भी ये डियो डियो वाले ऐड नहीं आते हैं, ऐसे लगता है कि भाई मतलब देख कान के नीचे करके, मतलब अलग ही रहता है भाई इन लोगों का है, ठीक है। ये चल रहा है हट। सो ये वाला फॉग नहीं है ना। स्मॉग का मतलब क्या होता है, ये होता है सिंपल तुम्हारा धुआं होता है। और जो आपने देखा है कि ठंड में जब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है मतलब बहुत ज्यादा हवा, तो वो छोटे छोटे मतलब बादलों के रूप में, या यूं कहे कि गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन होने लगता है, कंडेंसेशन। तो आपको धुआं या एक प्रकार से बादल के रूप में नजर आता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, स्मॉग कहलाता है। सूर्य की उपस्थिति के कारण हम इसको फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको PAN बोला जाता है बेटा, याद रखना PAN यानी कि पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये वो वाला पेन नहीं है जो तुम लोग बोलते हैं ना पैन कार्ड वाला, वो वाला नहीं है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर वाला नहीं है। इट इज द सिंपल पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर ये पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है ये प्राइमरी है यानी कि प्राथमिक प्रदूषक है, या फिर ये द्वितीयक प्रदूषक है, चलिए बताइए व्हाट इज दिस। ये प्राइमरी है या द्वितीयक है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। चलो गुड, बहुत बढ़िया। हम्म हाँ जी।
सो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ना, याद रखना। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आने के बाद, प्राथमिक प्रदूषक के संपर्क में आने के बाद अपने आप में प्रदूषक बनते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है, नाइट्रेट तो रहेगा ही रहेगा, है ना, साथ ही साथ यहाँ पर ओजोन का भी यूज होता है। किसका? ये ओजोन का भी यूज करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। तो पहला प्रश्न, सॉरी सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नैप्थलीन मेनली किससे बनता है? ऑप्शन है कोल तार से, डीजल से, चारकोल से, या फिर कैम्फर से। इस क्वेश्चन को गलत कोई नहीं बताना भाई, इस प्रश्न को गलत कोई मत बताना, है ना, नहीं तो गंदे से बत्ती पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए बताइए नैप्थलीन का मेन सोर्स क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द नैप्थलीन? बच्चे बच्चे को पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। अरे याद करो, जब बचपन में आप लोग क्या बोलते थे? डामर गोली, याद आ रहा है? डामर गोली सुना होगा ना, बचपन में आप लोग बोलते थे एकदम। कुछ लोग तो परफ्यूम की जगह इसी को लगा के चले जाते थे, याद आ रहा है? अब परफ्यूम डिओ वगैरह उतना पहले फेमस था नहीं, तो क्या करते थे, डामर गोली के लेते थे, ये ऐसे 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 इधर 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 घिस के चले जाते थे। बोला अबे क्या स्मेल आ रहा है भाई? अबे हमारा कपड़ा ना कबड़ में रखे थे डामर गोली करके, तो यही डामर गोली है भाई, याद रखना। किसकी बात है? ये डामर गोली किससे बनता है? कोल तार से बनता है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पेट्रोलियम, या फिर यूं कहें कि उसी का एक पार्ट, सॉरी कोल वाला जो पार्ट रहता है ना, वहां से आपका बनता है, टार जो निकलता है वहां से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, कोई बॉडी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, कब? जब वो काला और खुरदरा हो, जब वो काला और स्मूथ हो यानी कि बिल्कुल फ्लैट हो, ठीक है, जब वो सफेद और खुरदुरा हो, और जब वो सफेद और फ्लैट हो। मसृण लिख दिया है ये भैया, आप इसको मान के चलिए फ्लैट है ना, बिल्कुल सतह बिल्कुल बराबर है, चिक्कन सतह बोलते हैं ना जिसको, चिक्कन चिक्कन वैसा, राइट। चलिए बताइए कौन से केसेस में सबसे ज्यादा जो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, ऊष्मा सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कब करी जाएगी? ये ऑब्वियस है, दो नियम में याद रखिएगा, एक है प्रकाश का नियम और एक है, मतलब दोनों है प्रकाश के। फ्लैट जितनी सतह रहती है उतनी जल्दी क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन जैसे जैसे उबड़ खाबड़ होगा तो सूर्य की किरणें आती हैं, कभी इधर भगेंगी कभी इधर भगेंगी, है ना, तो एब्जॉर्प्शन इनका ज्यादा होता है। इसके अलावा ब्लैक जो रहता है वो क्या करता है, वो पूरे किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। और यही कारण है कि ठंड के दिनों में जनरली कहा जाता है कि आप काले कपड़े पहने, है ना, और गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि आपको सफेद कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन हमारा क्या, हमको तो पूरा करिया कपड़ा पहनना पड़ता है, कैसे करोगे, है कि नहीं। चलिए खैर, हम अंदर में रहते हैं, बाहर में भी रहते तो भी काले ही पहनते हैं, है ना। खैर, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, काला और खुरदुरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 0 केल्विन तापमान पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कैसा होगा? जो प्योर आपका सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पे कैसा बिहेव करेगा, कहना चाह रहा है ना। आपके ऑप्शंस हैं सुचालक, कुचालक, प्रतिरोधक या अर्धचालक। ये गुड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, एक रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, या ये सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। प्रश्न क्या बोला मैंने, एक अर्धचालक है ना, कोई भी एक सेमीकंडक्टर ले लीजिए, जैसे आप पढ़ते हैं ना जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड ऑल, तो वो अगर 0 केल्विन पे रखा हमने उसको, 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को? 0 केल्विन का मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 0 केल्विन, इसका मतलब हो रहा है भाई -273 डिग्री सेल्सियस। सोचिएगा तापमान, यहां पे तो 4-5 डिग्री में वॉट लग जाती है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही। उतने कम तापमान पर ये कैसा बिहेव करेगा? तो भाई मेरे याद रखना, ये कुचालक की तरह ही बिहेव करेगा। क्यों? अर्धचालक में एक्टिविटी यानी कि अर्धचालक में चालकता कब आती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, जब उसमें टेम्परेचर पड़ेगा, यानी कि जब वो उसको हिट मिलता है। तो हिट मिलता है इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब जाके क्या होता है, ये आपका अर्धचालक कंडक्टिविटी करता है, यानी कि चालक की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें हिट रिलीज कर लीजिए या फिर ऊष्मा से हटा लीजिए, ऊष्मा हटा दिया ना आपने, -273 रख दिया, टेम्परेचर हटा लिया, तो इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, ये कुचालक की तरह ही काम करेगा, एक इंसुलेटर की तरह ये काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण थोक आयात वस्तु क्या है? बल्क इंपोर्ट हम लोग आयात किस चीज का करते हैं? पेट्रोलियम का, सोना का, खाद्य पदार्थ का, या फिर सॉफ्टवेयर का? बताएं भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थोक आयात सबसे ज्यादा किसका किया जाता है? इसको थोक या फिर सीधा सीधा होलसेल कह सकते हो, या आप बल्क कह सकते हो।
किसका किया जाता है, बताएं आंसर। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कौन है? नरेंद्र प्रताप सिंह। ऐसे मत कर लिखा, ऐसे झनकर जी कैसे बात कर रहे हो? ये तो ऐसे भी नहीं होगा। खाद्य पदार्थ हम इंपोर्ट थोड़ी करते हैं बेटा, ये तो एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। और इसमें भी होना चाहिए था एक्चुअली, पेट्रोलियम इज गुड, बट इसको कच्चा तेल लिखना था, है ना, कच्चा तेल। अगर ये आएगा तब आप इसको लीजिएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल होता है जो हम लेकर आते हैं ना, वो कच्चा होता है मेरे दोस्तों, याद रखना। और हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं। हम पेट्रोलियम लाने के बाद उसी को एक्सपोर्ट भी करते हैं, याद रखिएगा। समझ आ रहा है? हम जो हैं पेट्रोलियम को लाते हैं, कच्चा तेल लेकर आते हैं, क्रूड ऑयल, और फिर हम रिफाइन करके अलग अलग देशों को बेच भी देते हैं, और वो हमसे ले भी लेते हैं, ठीक है। और ये इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सोना को भी आयात किया जाता है, लेकिन उतना ज्यादा बल्क में नहीं करते। गोल्ड हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होता, गोल्ड को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर शादी ब्याह फंक्शन में कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जितने गोल्ड इंडियंस यूज करते हैं उतने गोल्ड कोई दूसरे लोग यूज नहीं करते। इवन स्ट्रेंज इज दैट कि इंडिया में अगर आप कहीं पर काम करते हैं, और यदि कोई काम वाली बाई है या कोई स्वीपर है और कोई भी है, तो आप जरूर देखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ऑर्नामेंट्स है। यदि वो विवाहित महिला है तो उसके पास सोने की चीजें जरूर होती हैं। मतलब बहुत ही रेयर केस होगा, कि जनरली नहीं होता। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, कुछ न कुछ गोल्ड की चीज उन लोग जरूर पहने रहते हैं, ये आप नोटिस करिएगा। 95% इंडियंस, तो हम लोग बहुत बड़े स्तर पर किसका यूज करते हैं? गोल्ड को यूज करते हैं एज अ ऑर्नामेंट्स, एज अ ज्वेलरी, ठीक है। चलिए, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, फूड तो नहीं हो सकता, फूड को तो हम बाहर लाइक क्या करते हैं, हम भेजते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। रमन किस प्रदेश का त्योहार है? रमन इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पंजाब, यूपी, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? बताइए भाई, ये कौन से स्टेट का एक त्योहार है? त्योहार के प्रश्न आपको जनरली पूछे जाते हैं, याद रखना, है ना। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए बताएं। रमन किस प्रदेश का त्योहार है? हाँ, तुक्का मार के सी मारते हैं, अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। राम विलास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अदिति, यस, द राइट आंसर इज उत्तराखंड। कहाँ का त्योहार है ये? उत्तराखंड का है, ठीक है। रमन कहाँ का फेस्टिवल है आपका? उत्तराखंड का है। देखो, अगर इसको जैसे याद रखना है तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, जहां पे मन रम जाता है, आप उल्टा पढ़ लो इसको। जहां पे मन क्या हो जाता है? रम जाता है, तो रम मन, तो मन रमने वाला। वैसे हिमाचल में भी रमता है, बट मेनली अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो देवभूमि, बहुत सारे आपके जो पवित्र स्थल हैं, या यूं कहें कि चार धाम वगैरह हैं, वो सब कहाँ पे? उत्तराखंड में है ना। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जहाँ पे मन रमता है वो कहाँ पर है? वो तुम्हारा उत्तराखंड है। क्लियर? चलिए, सो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? आज एक पर्व भी है ना, गुरु नानक जयंती है क्या आज? कौन सी जयंती है आज? है ना शायद गुरु नानक जयंती आज ही है क्या? चलिए, खैर आप इसका उत्तर दीजिएगा। ये जो जो उत्सव है ना, क्या बोलते हैं, हनुक नामक प्रकाश महोत्सव है, ठीक है। ये कौन से रिलीजन से, कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध से, यहूदी से, पारसी से, या कन्फ्यूजियस से? बोलो जी। हाँ, गुरु नानक जयंती ना, यस, इसका आंसर दीजिएगा हनुक, हनुक। और ऐसे पता रैंडम क्वेश्चंस आते हैं भाई, अजीबोगरीब, मतलब पहली बार सुना हो गया और कुछ, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने यहां पर कर लिया तो वो फिर हमेशा आपके लिए काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये यहूदियों का है, प्रकाश पर्व देख के आप, अच्छा इसमें अच्छा हुआ मैंने क्या नहीं दिया, सिख नहीं दिया, नहीं तो पता चल रहा है प्रकाश पर्व देख के, प्रकाश महोत्सव देख के आधे से ज्यादा लोग इसको सिख मार के आ जाएंगे, है ना। तो भैया ऐसे गड़बड़ी नहीं करना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यहूदी होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है 90% बच्चे अगर सिख दिए रहता, प्रकाश पर्व देखे और सिख मार के आते, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सी हो जाएगा यहाँ से सही जवाब।
संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में कितने सदस्य होने चाहिए, मतलब जब भी इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना होगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करनी होगी, किसी ने अपील दायर किया उसका निर्णय देना होगा, ऐसी स्थिति में उस बेंच में कितने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, आपके ऑप्शन है 3, 5, 7, 9। ये तो ऑब्वियस है कि इनकी संख्या ऑड होती है, क्योंकि भाई जो बहुमत है या योग है कि जो निर्णय होता है वो मेजोरिटी से पास होता है, और जब भी मेजोरिटी से पास होगा तो कहीं ना कहीं आपको ऑड नंबर चाहिए होगा, और ऑड नंबर में आपके क्या होंगे, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9। ठीक है, तो इनकी संख्या रखी गई है 5। तो इसीलिए कई बार आपने सुना होगा फलाने के 5 सदस्यीय बेंच ने यह निर्णय दिया। तो फलाने के का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें एक जो रहता है वो अध्यक्ष हो जाएगा या मेन हो जाएगा, सीजीआई भी हो सकता है, और बाकी फिर अन्य लोग रहते हैं, तो उनके सभी के निर्णय समान होते हैं, यानी कि उनको वोट या उनके मत जो रहते हैं, क्योंकि देखो सब अलग अलग व्यक्ति हैं और व्यक्ति के तौर पे निर्णय दिया जाता है ना। किसी मेरे खास मित्र ने कहा था और बिल्कुल सही कहा था कि जो अदालत के निर्णय होते हैं, कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर कौन बैठा है ये निर्भर करता है, उसकी मानसिकता क्या है ये डिपेंड करता है। हम बोलते जरूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, लेकिन वस्तुतः यदि देखा जाए तो वो एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, हालांकि वह अपने कुछ अन्य चीजों से बंधा भी होता है, नियम और कानून को भी उनको दायरे में रखना होता है, फिर भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की उनकी व्यक्तिगत सोच है, पर्सनल जो माइंडसेट है वो भी उस निर्णय में झलकता है, वो भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सहमत है आप मेरी बात से? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। अगला प्रश्न आ रहा है, राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद यहां पर देता है? अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 350 बी, या अनुच्छेद 352? बताइए भाई। भाषाई अल्पसंख्यक की यहां पर बात की जा रही है, मतलब ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, बट इन विच टर्म्स, इन द लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा के आधार पर जिनको अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, ऐसे लोगों के लिए कौन से अनुच्छेद की यहां पर बात की जा रही है, कौन सा आर्टिकल जो है इनके लिए डेडिकेटेड है, कौन सा आर्टिकल जो है ना इनको दिया गया है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, यानी कि आर्टिकल 350 बी, अनुच्छेद 350 बी इसकी बात करता है। मैं कई बार आप लोगों को बोला हूं, अगर आप लोगों ने भाग याद रख लिया पूरे, ठीक है, जितने भी पार्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है पार्ट 1 में इतने से इतना आर्टिकल, पार्ट 2 में इतने से इतना आर्टिकल, पार्ट 3 देखो 5 तक तो वैसे भी याद रखना है। इसके बाद जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एटलीस्ट पूरा अपने को यहां तक पता होना चाहिए, क्योंकि अंदर के क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? ऑल द पब्लिक प्लेसेस इज ओपन फॉर ऑल द सिटीजन्स। अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 19 या फिर 14? बताइए कौन से आर्टिकल में यह ऐसा कहा गया है, या यूं कहें कि ये पावर जो है, यह अधिकार आपको भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह देता है? बताएं जी। बहुत आसान सा और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न को गलत करोगे मतलब समझना कि पॉलिटी फिर दिक्कत होने वाली है आपके लिए। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वाइट इजी क्वेश्चन इज दैट। इस पे तो एक मूवी भी आई थी, याद करो कौन सी मूवी आई थी इसी के नाम से, आर्टिकल 15 करके। देखा ना, आयुष्मान खुराना की एक मूवी थी आर्टिकल 15। भाई 14 क्या होता है? ये तो विधि के समक्ष समानता होता है। ये क्या होता है? विधि के समक्ष समानता होता है ना। आर्टिकल 16 क्या रहता है? ये रोजगार से संबंधित होता है। साथ ही साथ इसी में क्या आता है तुम्हारे, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए आरक्षण का प्रावधान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 19 क्या है? ये तुम्हारा वाक अभिव्यक्ति है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आर्टिकल 15 है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर आप जो है भेद नहीं करेंगे, और इसीलिए यह आर्टिकल किसको प्राप्त नहीं है? यह आर्टिकल जो है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है मेरे दोस्त, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है सर? अभी तो आपने बोला कि सबके लिए होगा करके, तो विदेशी को क्यों नहीं मिलेगा? विदेशी को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सभी सार्वजनिक, सभी नागरिकों के लिए खुले हुए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जगह इनको अलाउ नहीं होगा, या कुछ जगह अलाउ होगा तो एक्स्ट्रा इनसे शुल्क लिया जाएगा।
समझ आ रहा है? तो अतिरिक्त शुल्क जो लिया जाता है वो इसके कारण ही लिया जाता है, इसलिए 15 इनको अलाउ नहीं है। भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? ठीक है, मतलब इन लोग जो जितने हैं, कितने ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो बिना किसी टक्कर के चुने गए हैं? 1 2 3 4, अभी तक कितने लोग जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं, पूछना चाह रहा है। बताए भाई कितने ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? बस आए, खड़े हो गए, जीत गए, कहानी खत्म, कोई इलेक्शन नहीं। निर्विरोध का मतलब होता है ओपोनेंट में कोई नहीं होगा। अब बताएं व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए बताइए जल्दी से, बी फास्ट, नंबर्स बताना है आपको। कितने की बात हो रही है, कितने लोग थे? 1 2 3 4, 2 थे। अच्छा बताओ कौन है दो? जो दो वाले बोल रहे हैं उन लोग बताना तो। हाँ, नीलम संजीवा रेड्डी इज ओके, ये तो ठीक है, इट इज ओके, ये तो सबको पता है। माई क्वेश्चन इज दैट जो बच्चे दो बोल रहे हैं, तो भैया सेकंड वाला कौन है जरा बता दो, हम भी जाने। सेकंड वाला कौन है, हम भी जाने। कौन है? कार्यवाहक नहीं बताना है भाई, कार्यवाहक नहीं बताना है, परमानेंट बताना है आपने। हाँ, कार्यवाहक की बात नहीं हो रही है, वो ऐसा टेम्पररी बना आया ये, ना ना ना, प्रॉपर सीधा मतलब राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होती है और घोषणा के बाद बाकी लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है हमको नहीं लड़ना है, सीधा निर्विरोध, ठीक है तुम ही बनो, हम इसकी बात कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद वोट लड़े थे, राजेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था, राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव हुआ था भाई, अपोजिशन में भी लोग थे, ये बात की बात है कि उनको वोट ज्यादा मिले थे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध चुने गए थे, ऐसा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जी ने भी चुनाव लड़ा था और उनके फेवर में वोट ज्यादा गए थे, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ही आपका होगा। अब एक और प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, स्टेटमेंट नंबर 1। नीलम संजीव रेड्डी इसके पहले राष्ट्रपति चुनाव हार चुके थे, स्टेटमेंट नंबर 2। बताएं, दो प्रश्न है, मतलब दो स्टेटमेंट है। नीलमा संजीव रेड्डी वॉज द फर्स्ट एज अ प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड अनअपोज्ड, जो निर्विरोध चुने गए। दूसरा, नीलम संजीव रेड्डी इसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके थे या हार चुके हैं। बताएं, दो स्टेटमेंट है। सही है, दोनों सही है भाई। ये इलेक्शन इसके पहले भी लड़े बट वो हारे, एक में हारे, फिर दूसरा जो है वो निर्विरोध चुने गए, ठीक है, दोनों सही है, याद रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? पश्चिमी घाट की या पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है एक्चुअली, है ना। हाँ बताना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट? गोदावरी, कृष्णा, सतलज या पलार नदी? इसका पश्चिमी घाट से कोई लेना देना नहीं है, बोलो बताएं जी। ये तो देखते ही समझ आ रहा है, मतलब ये फालतू का क्वेश्चन है, ये फालतू का क्वेश्चन है, क्योंकि सतलज कहाँ हिमालय और कहाँ पश्चिमी घाट, ठीक है। पलार भी थोड़ा इस साइड आती है, बट अगर सही आंसर देखेंगे तो सतलज, जिसका पश्चिमी घाट से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में सिचुएटेड नहीं है। जीबी पंत, भारतीय वन अनुसंधान व शिक्षा परिषद, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ठीक। उत्तराखंड में कौन सिचुएटेड नहीं है, आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताएं जी। व्हाट आर द राइट ऑप्शंस? इंस्टीट्यूशंस वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, और मैं फिर से कहता हूं ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपको रैंडम ही देखने को मिलेंगे, रेयरली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कौन सा संस्थान जो है वो उत्तराखंड में नहीं है, पूछना चाह रहा है, बताएं जी। बिल्कुल उत्तराखंड में नहीं है, तो कहां पर है ये भी पता होना चाहिए। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड या फिर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, इसी को बोलते हैं पशु कल्याण बोर्ड। तो ये कहां पर मिलेगा अपने को? ये मिलता है फरीदाबाद में। कहां पर है ये? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहां पर मिलेगा? ये
हरियाणा में। फरीदाबाद कहाँ पर मिलेगा आपको? हरियाणा में। ठीक है, चलिए गुड, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भारत में अमीन द्वीप और अमीनी द्वीप और किस चीज के लिए जाना जाता है? अमीनी द्वीप किस चीज के लिए जाना जाता है? ठीक, तो आपके ऑप्शन है कोरल्स के लिए, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जलीय खेल के लिए, या फिर प्रवाल द्वीप रिफ के लिए। बताएं, भारत में अमन द्वीप या अमीनी द्वीप करके जो जगह है वो किन चीजों के लिए फेमस है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, कोरल्स के लिए, प्रवाल के लिए, या फिर कोरल्स या फिर एटॉल्स, प्रवाल द्वीप, या फिर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपके जलीय खेल के लिए। बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एटॉल्स, यानी कि प्रवाल द्वीप, या फिर इसी को बोलते हैं रिफ बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी की ओर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा, यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है, पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचता है, वह किन किन बंदरगाहों या पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त से होकर गुजरेगा? आपके ऑप्शंस दिए हैं, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में बताना है इसका आंसर। ठीक है ना, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको बताना है। आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? कांडला से कर रहे हो, और कांडला से शुरू करके आपको जाना है कोलकाता। और यदि आप उस पाथ को फॉलो करोगे तो आपके रास्ते में कौन से यहाँ पर जो है पोर्ट्स जो है रास्ते में पड़ेंगे, ये पूछना चाह रहा है। बताइए जी, आंसर बताइए। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी प्रश्न है। और इस प्रश्न को जो गलत करेगा मतलब समझना कि भाई ज्योग्राफी के लिए आपको फिर क्लास लेना पड़ेगा। इस प्रश्न को जो गलत बनाएगा ना तो आप समझना फिर आपको ज्योग्राफी की क्लास लेनी पड़ेगी। मात्र कितने वाली? नीचे चल रहा है ना बैच, 777 नहीं, 777 नहीं, 999 है ये। ठीक है ये 999 है। चलिए बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल। श्वेता आपको भी क्लास लेना पड़ेगा, गलत आंसर है। आयुषी आपने तो ऑलरेडी क्लास लिया है ना, फिर सही बताओ। चलिए समझते हैं, अब आइए फटाफट, लेट्स सी किसकी बात हो रही है। कांडला से चलेंगे अपन, कहाँ से चलेंगे? कांडला से चलेंगे, और कांडला से कहाँ जाना है? कोलकाता जाना है। तो आपको पता होना चाहिए कांडला किधर है भाई, ये रहा तुम्हारा कांडला। ठीक है, अब आपको बाकी के लोकेशंस भी पता होने चाहिए। यहां पर कौन मिलेगा आपको? बॉम्बे मिलेगा, और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू मिलेगा, यहां पर मुर्मुगांव मिलेगा, हालांकि ऑप्शन में दिया होगा। यहां पर आपको मंगलूर मिल जाएगा, यहां पर आपको कोच्चि मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद आप चलेंगे, यहां पर आपको मिलेगा तूतीकोरिन मिलेगा, यहां पर चेन्नई मिलेगा, यहां पर एन्नोर मिलेगा, यहां पर विशाखापट्टनम मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? पाराद्वीप मिलेगा, और यहां पर आपको कोलकाता मिल जाएगा। सिंपल है, अब क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़ना है। आपको कहां से कहां जाना है? आपको जाना है कांडला से कोलकाता जाना है। आपको ये बोला कि भाई जब कांडला से अपनी यात्रा शुरू करोगे कोलकाता हुए, और आप चाहें जहां मर्जी आप रुकिए, लेकिन आप जो है उन जगहों पर नहीं रुकेंगे। एक्सेप्शन जैसे अंडमान निकोबार में आपने पोर्ट ब्लेयर नहीं जाना है, आप ऐसे होके जाइएगा तो कहां पर चलेंगे? पहला ऑप्शन देखते हैं, मुंबई ठीक है, मुंबई के बाद कोचिन भी ठीक है, कोचिन के बाद तूतीकोरिन भी ठीक है। देख लो, मुंबई, बॉम्बे आया, बॉम्बे के बाद कोची है, कोची के बाद तूतीकोरिन, तूतीकोरिन के बाद एन्नोर भी ठीक है, और एन्नोर के बाद पाराद्वीप भी ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी चेक कर लेते हैं बाकी सही है कि नहीं है। मुंबई के बाद तूतीकोरिन, तूतीकोरिन के बाद एन्नोर, एन्नोर के बाद चेन्नई वापस नहीं आओगे, गलत है। विशाखा, ये गलत हो गया क्योंकि आपको एन्नोर के बाद क्या आने बोल रहा है? एन्नोर के बाद वापस चेन्नई आने बोल रहा है, पॉसिबल नहीं है। मुंबई चलते हैं, मुर्मुगांव चलते हैं, कोचिन चलेंगे, एन्नोर चलेंगे, चेन्नई चलेंगे। अगेन एन्नोर के बाद चेन्नई आने बोल रहा है, ये भी गलत है। चेन्नई, चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये भी गलत है। चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद आप हल्दिया, हल्दिया के बाद वापस पारादीप क्यों आएंगे? और इतने एक्सप्लेनेशन के बावजूद किसी भी बच्चे का आंसर यहाँ पे सही नहीं आ रहा था, और दैट इज वाई यहाँ पर आप लोग फंसेंगे ऐसे प्रश्नों में। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
समझ आया? तो बहुत सारे लोग अभी भी सी 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 एंड ऑल ये सब मार रहे थे। ठीक, हाँ गुड। हाँ बबीता आपने ए बताया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये ऐसे जमाना है ऑब्वियसली भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बिलासपुर से आपको राजनांदगांव आना है, अब आपको मैं बोलूंगा बिलासपुर से राजनांदगांव आना है, तो भाई सबसे पहले आप रायपुर आएंगे, रायपुर के बाद दुर्ग आएंगे और दुर्ग के राजनांदगांव आएंगे। अब आप बोलोगे कि बिलासपुर के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद राजनांदगांव, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। समझ आ रहे हैं? हाँ, जिन्होंने ए बताया था इट्स गुड भाई, ये ऐसे ही हो रहा है ना, बिलासपुर से रायपुर से दुर्ग से राजनांदगांव, ऐसे ही चलोगे आप, बिलासपुर से पहले दुर्ग फिर दुर्ग से रायपुर, ये तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि आपको ऐसे चलना है। और इसीलिए पूछ रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किन किन बंदरगाहों से होकर गुजरेगा, तो इन इन बंदरगाहों से होकर गुजरेगा। वैसे में तो अगर देखोगे तो सभी से गुजरेगा, अगर ऐसे देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि भाई अगर कोई बंदा कांडला से कोलकाता जाता है तो बीच में आने वाले सारे 10 के 10 पोर्ट आपको पड़ेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होगा, तो राइट सीक्वेंस शुड बी देयर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जी। इसका आंसर समझ आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? हाँ समझ आ गया, इसका ऑप्शन ए क्यों होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरैया लौह अयस्क का खदान परिसर कहां पर है, भाई बताएं। अच्छा मैं एक और चीज बोलता हूं, देखो आपके ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे सीक्वेंस वाले आने वाले हैं, ये अभी से लिख के ले लो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सीक्वेंसिंग के आएंगे, पिछले कई वर्षों से आपने देख रखा है अरेंज वाले क्वेश्चंस आते हैं, कभी वो नदियों को देता है, कभी वो बांध को देता है, कभी वो राष्ट्रीय उद्यानों को देता है, कभी वो रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व को देता है, ठीक है, कभी वो आयोसीन मायोसीन को देता है, कभी वो ग्लेशियर्स को देता है। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इस प्रकार के प्रश्न आपको आने वाले हैं, मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार करना है ज्योग्राफी के लिए, समझ रहे हो ना, इशारे समझ रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए कैसे क्वेश्चन तैयार करने हैं, ज्योग्राफी के लिए ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है जी, गॉट इट। चलिए अगला प्रश्न है, चिरैया लौह अयस्क का खदान परिसर कहां पर है, बताएं। चिरैया की बात हो रही है, देखो जैसे इस टाइप के जो वर्ड आते हैं ना, चिरैया, तिलैया, ठीक है, या और आपने सुना होगा लाइक झुबरी तलिया एंड ऑल, ऐसा, तो ये सब के सब मोस्टली या तो बिहार होता है या तो आपका झारखंड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार में तो ऐसे आयरन और वाली चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, तो कहां पर मिलेंगी, ये झारखंड में मिलेगा। बट ये भी याद रखना कि अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में ज्यादातर आपके कोल के लिए फेमस है, लौह अयस्क थोड़ा कम है वहां पर। ये ज्यादातर फेमस किसके लिए है, आपके कोयले वाले खदानों के लिए प्रसिद्ध है। लोहा भी है बट लोहे की ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। उड़ीसा के बाद हमारा राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा राज्य कर्नाटक। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। बढ़ते हैं, बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता कौन थे, चलिए बताएं। बंगाल रीजन में जो विडो रीमैरिज एक्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके जो फाउंडर थे या पायोनियर थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। इस प्रश्न को तो कोई भी बच्चा बता देगा, ठीक है ना। द राइट आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ऐसे क्वेश्चन भाई मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब इसमें क्या रखा है यार, कोई भी बच्चा बता देगा। इट इज जस्ट द क्वेश्चन ऑफ गेटिंग हाई कट ऑफ, कट ऑफ बढ़ाने के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न मुझे भी नहीं पसंद और आप लोग को भी नहीं करने हैं। आई मीन मतलब ऐसे क्वेश्चन करके क्या करोगे, ये तो ऐसे ही बन रहा है ना। ठीक है, चलिए हाँ ये अच्छा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सही नहीं है, क्या सही नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं रॉलेट एक्ट के संदर्भ में, मतलब कई बार आपने क्वेश्चंस आपको देखा होगा। सही नहीं बताना है, गलत कौन सा है। कानून के विरोध के लिए सत्याग्रह सभा स्थापित किया गया था। प्रथम चरण में गिरफ्तारी तथा द्वितीय चरण में देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी। सार्वजनिक विरोध तथा हिंसा का मार्ग अपनाया गया था। बहिष्कार सबसे प्रमुख कार्यक्रम था। बॉयकॉट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट। बताइए कौन सा सही है। चलिए इस प्रश्न में दो संभावित उत्तर है, इसका समझना। हाँ मैं आपको बताता हूं, मैं ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न में दो संभावित उत्तर है। पहला, अगर ये हिंसा नहीं लिखता तो ये ऑप्शन नंबर सी वास राइट हो जाता, क्योंकि सार्वजनिक विरोध था। हिंसा जो है वो क्या हुई थी, कुछ मात्रा में, या यूं कहे कि
अल्प मात्रा में यहाँ पर हिंसा या हिंसक गतिविधि आपको देखने को मिली थी। और बहिष्कार जो इसका सबसे प्रमुख कार्यक्रम नहीं था, इसका सबसे प्रमुख जो कार्यक्रम था वो था विरोध था। और विरोध और बहिष्कार में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है जनरली, आप बहिष्कार किस चीज का करते हैं, बहिष्कार जो करते हैं या बायकॉट जो आप करते हैं, है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल किसी वस्तु का कर रहे हैं या किसी और चीज का कर रहे हैं। यहाँ पर जो विरोध दर्ज या आपत्ति जो दर्ज कराई जा रही थी वो किस चीज के लिए था, वो कानूनों के लिए था, ठीक है ना। उन कानूनों पर अपना बहिष्कार नहीं करेंगे, कानूनों के विरोध में हम आएंगे ना। बहिष्कार का मतलब होता है कि किसी चीज को हम फॉलो नहीं करेंगे, जो चीज आप हमको प्रोवाइड कर रहे हैं हम उन चीज को नहीं लेने वाले, ये होता है आपका बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब आपने कुछ चीज लेकर आए और हमने उसको मना कर दिया या हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ये होता है बहिष्कार। लेकिन विरोध क्या होता है, आप कुछ ऐसी चीज लेकर आ रहे हो जो जनता के हित में नहीं है, तो वो क्या कहलाता है। जैसे हम आपने देखा होगा ना कि भाई कोई प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, या जैसे मूवीज आ रही है, किसी की मूवी आ रही है, तो मूवी का विरोध भी होता है, बहिष्कार भी होता है। लेकिन देखो बहिष्कार का मतलब ये हो रहा है कि आप उस मूवी को मत देखो, ये बहिष्कार हो गया, ये बॉयकॉट हो गया। या कोई बंदा यहाँ पर डांस करने के लिए आ रहा है, उसका इवेंट करना है, तो आप उस इवेंट में मत जाओ और लोगों से अपील करो कि भाई उसके इवेंट में मत जाना, ये बहिष्कार हो रहा है, इसको हम बॉयकॉट बोलते हैं। लेकिन विरोध का मतलब क्या होता है, विरोध का ये मतलब होता है कि उसने जैसे मान लो कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दिया, ऐसा कोई घटना कर दिया, जैसे अभी छत्तीसगढ़ महतारी वाला मामला भी आपने देखा होगा, तुल पकड़ा है, तो वहां पर बायकॉट नहीं हो रहा है, वहां पर विरोध हो रहा है। समझ आ रहा है, दोनों शब्द थोड़े से सिमिलर जरूर लगते हैं लेकिन बेसिक डिफरेंस है, बेसिक अंतर है। तो वहां पर वो बहिष्कार नहीं हो रहा है, वहां पर विरोध हो रहा है कि वैसा क्यों हुआ, ये चीज आपने क्यों किया, क्यों ये हमारे लिए सही नहीं है, ये अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाँ, विरोध जो होता है, जैसे आप लोग जो कर रहे हैं या हम लोग जो कर रहे हैं व्यापम पीएससी के साथ, ये बहिष्कार नहीं है, ये विरोध है, याद रखना। समझ आ रहा है, जो शिक्षक भर्ती को लेकर जो हो रहा है वो क्या है, शिक्षक भर्ती को लेकर जो हो रहा है ये क्या है, ये विरोध है। धरना प्रदर्शन जो होता है वो विरोध के लिए होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सामाजिक हित के लिए कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। बहिष्कार कब होता, बहिष्कार तब होता जैसे आपने कोई चीज लेकर आए और आपने लॉन्च कर दिया, आप बोल रहे आप इसको यूटिलाइज करो, आप इसको यूज करो, बोला हम नहीं करेंगे यूज, ये होता है बॉयकॉट। तो दोनों में समझ आ रहा है क्या जो अंतर है, ये बहुत बेसिक चीज है बेटा, ये बहुत बेसिक चीज है। हाँ गुड, स्वदेशी आंदोलन वगैरह में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, बॉयकॉट किया गया था। तो इन दोनों चीजों में एकदम सूक्ष्म, क्योंकि सुनने में लगभग वैसा लगता है कि हाँ सर दोनों तो लगभग वैसे चीज है करके, तो सूक्ष्म निरीक्षण यदि आप करेंगे तो पाएंगे कि बहिष्कार वाला जो ये सबसे प्रमुख कार्यक्रम नहीं था, विरोध था, वो भी विरोध किसको लेकर, रॉलेट एक्ट जो था वो उन कानून को लेकर था। यानी कि ये ऐसी कानून थी जो बिना अपील और बिना दलील वाली जो एक कानून थी, क्लियर है ना। इसको लेकर एक विरोध चल रहा था जिसको हमने रॉलेट एक्ट कहा था। और रॉलेट सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जो कि देशव्यापी सत्याग्रह के रूप में उभरा था। रॉलेट सत्याग्रह ही उस समय एक ऐसा सत्याग्रह हुआ था जब गांधी जी ने भी बहुत बड़े स्तर पर इसको लेकर आए थे। और जस्ट एक साल बाद फिर उन्होंने क्या लेकर आया, जो असहयोग यानी कि जिसको हमने जाना था नॉन कॉपरेशन, ये आंदोलन। तो अगर यहां से आप देखेंगे तो परफेक्ट जो सबसे बेस्ट जो आंसर जो नजर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या, इस आंसर में पार्शियली सिर्फ यही त्रुटि है कि हिंसा का मार्ग कुछ ने अपनाया था, कुछ ने नहीं अपनाया था। याद रखना, हिंसा का मार्ग कुछ ने अपनाया था, कुछ ने नहीं अपनाया था, तो ये पार्शियल गलत है। लेकिन बहिष्कार सबसे प्रमुख कार्यक्रम था, ऐसा कुछ नहीं था किसी चीज का इन्होंने बहिष्कार नहीं किया था, विरोध किया था। और इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अभी क्लियर हुआ क्यों डी लेना है हमको, मतलब आप डी की जगह कुछ और रहता ना तब आप सी को ले लेते। सी को क्यों, क्योंकि सार्वजनिक विरोध तो ठीक था, वहां तक ओके था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर हिंसा जो है एकदम फुल फ्लैश में नहीं था। जैसे कि अगर आपने देखा होगा भारत छोड़ो आंदोलन, वहां पर बहुत ज्यादा हिंसक आंदोलन हुआ था। ऐसे देखा जाए तो असहयोग आंदोलन भी अहिंसक था, किंतु चौरी चौरा ने उसको क्या बना दिया था, हिंसक बना दिया था। तो इसलिए कई बार ऐसी चीजें क्या हो जाती हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट किस में लिया जा रहा है, प्रश्न पेपर जो बनाने वाले हैं उसने किस संदर्भ में सोचा है, ये भी मैटर करता है। बट यहां पर ये सीधा सीधा गलत, इसलिए डी आपको आंसर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला प्रश्न। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ये मेंस में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, तो मेंस से प्री में बना के दे दिया गया है। और ऐसे कई बार होता है, कई बार मेंस के प्रश्नों को डायरेक्टली प्री में उठा के दे देता है, ठीक है क्या। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, आंसर बताना है आपको। ब्रह्मगिरी से रागी और कुल्थी की खेती के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उतनूर और पय्यमपल्ली से कपड़े के उपयोग के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा में, कोल्डी हता नहीं है ना, इट इज कोल्डी हवा,
कोल्डी हवा में कृषिजन्य व वन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त हुआ है। बताएं कौन सा गलत है, बताना है, रॉन्ग आपको बताना है। विच वन इज द राइट, सॉरी रॉन्ग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट। क्योंकि ये कहां से मिला है भाई, जो ऑप्शन नंबर डी है, द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री या कैटल फीडिंग, ये कहां से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। कहां से मिला है, मेहरगढ़ से, नॉट आदमगढ़। तो ये तो हो नहीं सकता। कहां से मिला है ये, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां पर है, पाकिस्तान में। ये डायरेक्टली प्री का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये कोल्डी हवा। अब देखो इन दोनों को, अगर जिस बच्चे ने ये कोल्डी हवा क्वेश्चन अलग से पूछ चुका है और मेहरगढ़ अलग से पूछ चुका है, अब इस क्वेश्चन, अच्छा ये भी पूछ चुका है, ब्रह्मागिरी ये मेंस में पूछा है, इसको प्री में पूछा है, पय्यमपल्ली मेंस में पूछा है, इसको प्री में पूछा है, इसको प्री में पूछा है। तो देखो प्री, प्री और मेंस, चार अलग अलग जगह के क्वेश्चन को मिला के एक बना दिया गया। समझ आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो है ना, ये बागोर राजस्थान में है, ठीक है, बट ये सबसे पहले प्रमाण आपको मेहरगढ़ में मिला है ना। आपको क्या बोल रहे हैं, अर्लीस्ट बोल रहे हैं ना यार, सबसे पहले बताना है। आप ऐसे समझो ना, ध्यान से समझना कि छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट की मैं बात कर लेता हूं कि छत्तीसगढ़ में क्या है, एक भिलाई स्टील प्लांट है। फिर मैं बोलूंगा बोकारो में भी एक स्टील प्लांट है। फिर मैं बोलूंगा कि सलेम में भी एक स्टील प्लांट है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक स्टील प्लांट निम्नलिखित में से कहां पर है। प्रश्न आएगा ना, आरंभिक या प्रारंभिक स्टील प्लांट निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर है। तो आप भिलाई स्टील प्लांट बोलोगे कि बोकारो बोलोगे, तब तो आप भिलाई स्टील प्लांट बोलोगे। ऐसा नहीं है, तीनों जगह पर है। लेकिन आपको पूछा क्या जा रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि सर्वप्रथम या आरंभिक जो साक्ष्य वो कहां से मिला है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मेहर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये सबसे पहला आरंभिक प्रमाण है, ये कहां से बोला गया है, ये आपको मेहरगढ़ की बात करेगी। तो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य आपको यहीं से आपको देखने को मिले। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये गलत है, आदमगढ़ नहीं होगा, आपको मेहरगढ़ आपको याद रखना है। बाकी सब आपके सही है। ब्रह्मागिरी एंड आपका कुल्थी जो है साउथ में होता है, आप सभी को पता है, रागी और कुल्थी। पय्यमपल्ली ये भी आपके साउथ में कपड़े के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका राइट है, यानी कि गलत आपको पूछा गया है। सो गलत इज द राइट आंसर, ठीक है, मतलब डी इज द राइट आंसर। मोहनजोदारो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर कर जनतंत्रात्मक था, यानी कि यहाँ का जो शासन है वो मोनार्की ना होकर के क्या था, डेमोक्रेटिक था। ये किसने कहा है, हंटर ने, व्हीलर ने, स्टुअर्ट पिगट ने, या फिर मैके ने, बताएं जी। हाँ ऑब्वियसली, जैसे अर्लीस्ट नहीं बोल रहा है, मतलब कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, अगर ऐसा बोलता है या सिंपली बोल दे रहा है कि भाई यहाँ पर वो पर्टिकुलर चीज है कि नहीं करके, तब आप उस ऑप्शन को ले सकते थे, ठीक है। हाँ इसका उत्तर दीजिएगा, किसने कहा है राजतंत्रात्मक ना होकर के जनतंत्रात्मक था। अरे भैया पिगट, बस एक ही नाम सुन लेते हो तुम लोग, स्टुअर्ट पिगट। इसने तो कहा था जुड़वा राजधानी कहा है, पिगट ने क्या बोला है, जुड़वा राजधानी कहा था। किसको कहा था, मोहनजोदाड़ो को, और किसको जी, हड़प्पा को। ज्वाइंट कैपिटल का है, ना कि राजतंत्रात्मक जनतंत्रात्मक, है ना। तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, गलत आंसर बताओगे तो पड़ेगा बेटा तुम लोग को। अब क्या पड़ेगा तुम्हें लोग देख लो, गलत आंसर बताओगे तो इन्हीं में से एक चीज पड़ेगा तुमको। अब बताओ क्या पड़ेगा। बताओ क्या पड़ेगा। हाँ अब समझ आया। हाँ अब कभी भूलेगा क्या। यस, गलत आंसर बताओगे तो वही पड़ेगा और वही आंसर है तुम्हारा। हाँ ठीक है, यस, हंटर ने कहा है। किसने कहा है, हंटर ने कहा है, ठीक है। चलो बौद्ध संगीतियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताएं तुम। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग ना, आप एक काम करिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रश्नों के स्तर उच्च हैं तो आप पिछले 2-3 वर्षों के इतिहास के, भूगोल के, और पॉलिटी तो वैसे भी शुरू से टफ देता है तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, है ना। पॉलिटी तो वैसे भी लेवल के क्वेश्चंस रहता है, मतलब वो तो व्यापम इतने इतने टफ देता है तो फिर पीएससी भूल ही जाओ। तो इतिहास और भूगोल के प्रश्न उठा के देखिएगा, उनके लेवल्स आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा
एक आध बार मतलब ऐसा थोड़ा बहुत इजी दे दिए गए थे, जैसे लास्ट को छोड़ दो, उसके और पहले के जो पेपर्स हुए हैं आप देखना, तब आप समझ आएगा। तो इसलिए आपको लेवल वाले क्वेश्चंस करने हैं भाई, ठीक है ना। आंसर दीजिएगा। बौद्ध संगीतियों के संदर्भ में कौन से सही हैं? प्रथम बौद्ध संगीति में दो भागों में विभाजित हुआ था, स्थविर में और महासंघिक में। द्वितीय संगीति वैशाली में हुआ है, जहाँ दो पिटकों का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में सबा कामी की अध्यक्षता में हुआ। क्या पूछ रहा है? सही कौन सा है, राइट कौन सा है? सही कौन सा है? चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। फंस गए सीएम, फंस गए। क्या है ना, आप लोग को इजी इजी करने की आदत हैं? इजी इजी करने की आदत है, तो कहां से बनेगा ऐसा क्वेश्चन? ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा सबने है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ा सबने। ऑब्वियसली भाई बुक से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं लिया इस क्वेश्चन को, पढ़ा सबने। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आइए समझाते हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब इस ट्रिक को आप कभी मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एक ही लाइन से ना आपको सारी चीजें समझा देता हूं, देखना ध्यान से समझना। कितने को टोटल काउंसिल्स हुए थे? 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कितने हुए थे भाई? 4 हुए थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे आसान आपको क्या लगता है बताना? सबसे आसान आपको लगता है अशोक वाला लगता है ना? अरे हाँ या ना, उसकी सारी चीजें आपको याद रहती होगी। चलिए तो अशोक से शुरू करते हैं। तृतीय बंध संगति किसने कराई थी भाई? अशोक ने कराई थी। किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी। हाँ या ना बताते जाओ, जो पूछ रहा हूं मैं सुन लो। अरे भाई आंसर काहे दे रहे हो अभी? अरे रुक जाओ, रुक जाओ, किसी का आंसर सही नहीं है अभी तक, किसी ने सही नहीं दिया है, अभी बताऊंगा। अब जब जानोगे तो मजा आएगा, सुन लो। अशोक ने कराया था। सर सबसे पहले किसने कराया था? सबसे पहले जिस बंदे ने कराया था वो कौन था? अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु था। फिर सर किसने कराया था? कालाशोक ने कराया था। और चौथा किसने कराया था? ये कनिष्क ने कराया था। बोले सर ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से समझना। भाई अशोक ने कराया था, तो अशोक के समय अशोक ने क्या दिया था? धम्म दिया था ना? अरे हाँ या ना? जो बता रहा हूं उसको सुन लो भाई, जो बता रहा हूं उसको सुन लो पहले, तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। सुनो, लिसन टू मी। तो मैंने क्या बताया कि अशोक क्यों फेमस था? धम्म के लिए फेमस था, क्योंकि ये ऐसे याद रखोगे तो कभी तुमको भूलेगा नहीं। और धम्म से याद रखना, इसी दौरान त्रिपिटकों में से एक कौन सा? अभिधम्म पिटक इसी दौरान आया था। कौन सा? अभिधम्म। देखो क्रोनोलॉजी को याद रखो, क्योंकि रटोगे तो बेटा जाओगे, और इजी इजी क्वेश्चंस करोगे ना, इजी इजी फैक्ट, तो भी जाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस अब आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। धम्म जो है अशोक की देन है, यानी कि धम्म को परिभाषित किया। धम्म तो खैर बुद्ध का देन था, बट धम्म को इन्होंने परिभाषित किया। और इसी के समय जो तीसरा पिटक है, अभिधम्म पिटक आया। अब जितने भी पिटक है ना, वो मान के चलना कि एक गैप में आएगा। गैप का मतलब हो रहा है कि भाई अभिधम्म यहां पर आया, इसका मतलब दूसरे में नहीं आएंगे, बाकी पिटक पहले में आएंगे। तो पहले में कौन से पिटक आ गया? तो सुत्त पिटक, और आ गया विनय पिटक। ठीक है क्या बेटा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ध्यान से समझना, लिख लो, जैसे जैसे मैं बताना जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलना। ये जितने भी आपके पिटक हैं वो गैप में आए हैं। गैप में मतलब अशोक ने धम्म दिया, तो धम्म से क्या हो गया? अभिधम्म पिटक। अजात शत्रु के समय क्या आएगा? सुत्त पिटक और आपका विनय पिटक। तो 2 पिटक आपके पहले आ गए, ये गैप में आएगा। तो आप समझना कि प्रथम संगति में 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत हो गया है ना, ये सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हो, जहां 2 पिटकों का संकलन किया गया। भैया ये भी गलत है, वैशाली में तो ठीक है, लेकिन 2 पिटकों का संकलन तो आपने पहले में ही कर लिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। ए और बी यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा? फिनिश। क्लियर है? समझ आ रहा है? ए और बी यहां से क्या हो जाएगा आपका? फिनिश हो जाएगा। अब ध्यान से समझना कि सर अगर सुत्त और विनय पिटक इधर है, धम्म पिटक इधर है, तो कालाशोक के समय क्या हुआ? तो कालाशोक के समय ही यही क्या हुआ था आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्थविर और आपका महासांघिक में विभाजित हुआ था। किसमें? स्थविर में और आपके महासांघिक में। और सर सबसे लास्ट में जो हुआ था कनिष्क के समय, फिर आपका वो हीनयान है, महायान वाला, राइट। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, आपको पेयर में आपको याद रखना है। और वैसे भी तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में ये सही है, लेकिन सावाका में नहीं था। इस समय कौन था? मोगली पुत्र तिस्था। कौन था? मोगली
उत्तीस, इनकी अध्यक्षता में जो है इसको किया गया था। सावाकामी कौन था ये आप मुझे कमेंट करके बताना। सावाकामी किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये आप बताइएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाषा शास्त्र नामक एक टीका संकलन ये किया गया था। ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना, विभाषा शास्त्र, ये आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर, समझ आ गया? अब समझ आया बेटा? अब देखो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, मुझे एक चीज बताना, इतना बेसिक तो सबने पढ़ा है ना कि ये बौद्ध संगीतियां किन किन लोगों ने आयोजित कराया, ये बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ पर आयोजन करी गई। जैसे सबसे पहला जो है आपका राजगृह में, देन वैशाली में, देन पाटलिपुत्र में, देन कुंडलवन में। फिर आपने देखा कि कौन कौन उसमें अध्यक्ष हुए, फिर आपने देखा कौन कौन सी चीजें हुई। इतना तो सबने पढ़ा है, और जब सब पढ़ने के बावजूद ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम गलत कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाए, प्रश्नों को लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो हम हड़बड़ा जाते हैं। और कैसे याद रखेंगे, आपको ऐसे याद रखना है, कुछ ना कुछ लिंकेज बनाना है, कुछ ना कुछ आपको ट्रिकों का उपयोग करना है। और हमेशा हर ट्रिक जो है वैसे नहीं होता कि आपने ABCD या मामा चाचा बना लिया। और इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपको अभी भी यदि ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है तो भाई आप मत लीजिए, लेकिन यदि ऐसा लगता है कि अगर इतने में सर मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, और जहां पर मुझे लग रहा है कि जो मैं 1-2 नंबर से चूक रहा हूं या चूक रही हूं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्स आपको ले लेना चाहिए। क्लासेस अभी खत्म नहीं हुई है, क्लासेस अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए थैंक यू सर बोलना बंद करिए, अभी रुकिए, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो, अभी क्लासेस खत्म नहीं हो, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। तो मेरा कहना यह है कि यदि अभी भी ऐसा लगता है आपको कि सर हमारे दो चार क्वेश्चंस ऐसे शायद खत्म हो जा रहे हैं, या फिर ऐसे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं वहां पर बताता हूं ना, ये सारी चीजें देखो, अभी तो चलो ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया, अभी ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने यहां पर बता दिया, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जब आप इन चीजों को देखेंगे, तब आप कैसे याद रखेंगे। तो आपको आप एक सीक्वेंस में चाहिए ना, अभी कैसे समझ आ रहा है, अभी ऐसे समझिए जब वो क्वेश्चन आया, बट यू डोंट नो ना कि कौन सा क्वेश्चन कब आएगा या कौन सा क्वेश्चन मैं कब लाऊंगा। यू आर डिपेंडेंट, आप उस पर निर्भर हैं। बट मेरा ये मानना है, इफ यू थिंक कि सर ये कुछ ज्यादा नहीं है, देन यस यू कैन डू इट, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ आगे बढ़े। नहीं तरुण मुझे लगा खत्म है, बाबू भैया से सीधा बाबू है। अच्छा अच्छा, वो तरुण यादव की बात हो रही है, ओके ओके ओके, मैं भी बोला यार ऐसा कैसे कर। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, इधर आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहाँ गया भाई अगला प्रश्न, ये रहा ना। हाँ, तो इसका आंसर समझ आ गया, ठीक। चले देखते हैं अगला प्रश्न। बताएं भाई, यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव के संदर्भ में सही नहीं है। तो फिर से कह रहा हूं, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है। और देखो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं यार हमारे, जैसे कि आयुषी है, अदिति है, दोनों अदिति हैं, अदिति यादव भी है, अदिति जलतरे भी है, सिटू भी है ना। आई थिंक दुर्गा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा कोई है शायद। चलिए भाई, हिमांशु भी है, हिमांशु आ नहीं रहा बहुत दिन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जलतरे है ना, जलतरे ने वो वाला खरीदा है, कौन सा, रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है। चलिए, यस, हाँ दोनों अदिति हैं। आंसर बताइए जी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। भारतीय शत्रक प्रणाली व मुद्रा बनाने की कला सीखा। एक्चुअली शत्रक नहीं है यार, इट इज ए शत्रप ना, द इंडियन क्षत्रिय सिस्टम, नो नो नो, इसको शत्रप कहा जाता है। ये इसको बताना पड़ेगा भाई, ये एक क्षत्रप होता है, क्षत्रप, नॉट क्षत्रिय, क्षत्रप सिस्टम। मुद्रा बनाने की कला, कॉइन्स हमने बनाना सीखा। भारत में गांधार कला शैली का विकास हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, बोथ आर राइट। पश्चिमी देशों से स्थलीय व जलीय संबंध स्थापित होते कई भी। अशोक ने यूनानियों से प्रभावित होकर अभिलेख जारी किया, ऐसा नहीं है। अभिलेख ठीक है हम लोग लिखते थे, बट इन्होंने अपने से लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक। यूनानियों ने हमको ज्योतिषी
एस्ट्रोलॉजी सिखाया, बहुत ज्यादा उन लोग ज्योतिष पे बिलीव करते थे। इन्होंने हमको यवनिका, जिसको पर्दा बोलते हैं, जब कुछ होता है तो पर्दा गिरता है ना, एक्ट वगैरह करते हैं, तो वो दिया। अब जाते जाते जिस प्रश्न का जवाब देना है, क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आपको बताना है कि भाई हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक ये कला किसकी देन थी और इसका संबंध किस चीज से है। मतलब ये एक कैसा आर्ट है, मूर्ति कला है, चित्रकला है ना, क्या आर्ट है, आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पे नहीं बताना, मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका आंसर दीजिएगा। हम रोज आपसे कहते हैं, लेकिन आप रोज हमारी बातों को यूं ही इग्नोर करके चले जाते हैं, तो यह इग्नोरेंस हमको पसंद नहीं, ठीक है ना। आप जरूर आज इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आफ्टर एंड ऑफ द क्लासेस। यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे नहीं देना है, नो 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 नो, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या बताया मैंने, हेलेनिस्टिक कला किसकी देन है और यह किस चीज से संबंधित है। ठीक है, चले, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। जय हिंद।